नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों। मेरा नाम है सी आदर्श जोशी और आप लोग देख रहे हैं फ्यूचर ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का भविष्य। दोस्तों, आज एक बहुत ही जबरदस्तली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। दैट इज सेक्शन नंबर 134 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट्स। हालांकि कहने के लिए इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सिर्फ ऑथेंटिकेशन या साइनिंग के बारे में ये बात करेगा। ये सेक्शन मेजरली बोर्ड रिपोर्ट के बारे में बात करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है वो तो आपको डेफिनेशंस में दे रखा है और सेक्शन 129 में भी दे रखा है। आज हम देखेंगे एक्चुअली ये 134 में ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑथेंटिकेशन ऑफ बोर्ड रिपोर्ट एंड कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। दोस्तों, कंपनी बनाना और कंपनी चलाना ये दो बहुत ही अलग अलग विषय है, बहुत अलग अलग फील्ड्स है। आप एग्जांपल ले लीजिए स्टीव जॉब्स का, एलोन मस्क का, मुकेश अंबानी का, टाटा का, किसी का भी। ये लोग अच्छे एंटरप्रेन्योर्स है, ये लोग बहुत अच्छे इन्वेंटर्स है, ये लोग बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, ये लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, ये लोग बहुत टैलेंटेड पीपल है, दोज हु नो हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू रन बिजनेस। बट दे आर नॉट सपोज टू टेक केयर ऑफ डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सैलरी हुआ क्या, कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लीगल टीम का काम आई है कि नहीं आई, कोई ज्यादा छुट्टी तो नहीं ले रहा। ये गेटिंग में पॉइंट। इससे कॉन्ट्रैक्ट करो, उससे कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, साइन करो, पेमेंट लो, पेमेंट दो, फाइलिंग करो, अकाउंटिंग करो, ऑडिटिंग करो, रिपोर्ट राइटिंग करो, कंप्लायंस करो, इस पे केस करो, उस पे केस करो, ये लड़ो, वो लड़ो। इन सब चीजों में अगर ये लोग अपना ध्यान डालेंगे देन हु विल डू द बिजनेस। और यही कारण था कि डायरेक्टर्स का कंसेप्ट आया कि सर आप कंपनी ओपन कर लीजिए, आपको आपका प्रोडक्ट बनाइए, आप यू फोकस ऑन द बिजनेस, वी विल फोकस ऑन एवरीथिंग अदर देन बिजनेस। तो कंपनी को बना दो, आप कंपनी को बना दो और चलाने का काम आप हमें दे दो। सो मेंबर्स फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्व्स और मे बी अ थर्ड पार्टी, दे इलेक्ट a certain group of people to manage and run the company, and those people are called as board of directors. अब होता क्या है, सपोज मैंने, आपने, हम सब लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई और हमने एक सेट ऑफ पीपल को असाइन कर दिया एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाउ आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट? उनकी एफिशिएंसी कितनी है, वो कितने ऑथेंटिक तरीके से, कितने जेन्युइन तरह से काम कर रहे हैं, कहीं वो चीटिंग तो नहीं कर रहे, कहीं वो आलस तो नहीं कर रहे, कहीं वो पैसा तो नहीं खा रहे बीच में बैठ के। So how efficiently and effectively the board of directors are working, how are we supposed to know the owners, the actual owners of the company? तो उसके लिए कंसेप्ट आया बोर्ड रिपोर्ट का और कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बहुत सारी चीजें अपने रिपोर्ट में बतानी पड़ेगी। और स्पेशली जो सेक्शन 134, और आपको बता दूं, बोर्ड रिपोर्ट इज नॉट जस्ट वन सेक्शन। बोर्ड रिपोर्ट इज अ कंसोलिडेशन ऑफ एंटायर कंपनीज एक्ट, वेर एवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। हर सेक्शन, आप सेक्शन 400, 500, कोई भी 470 तक जितने भी सेक्शंस है, उन हर सेक्शंस में जहां जहां पर डायरेक्टर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उन सब चीजों के बारे में इस सेक्शन के अंदर, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर उन्हें बताना होता है, बात करना होता है, बोलना होता है। इसलिए आप जब देखेंगे कि ये एक्चुअली दिस वाज अ पार्ट ऑफ सीए फाइनल, जहां पर बच्चों को पूरे 470 सेक्शन का नॉलेज आता है, उसके बाद जब वो बोर्ड रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत आसानी से चीजें समझ में आती है। लेकिन आज जब आप बोर्ड रिपोर्ट पढ़ेंगे, जब कि आपको मुश्किल से कुछ 130 सेक्शंस का नॉलेज है, थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बिकॉज इसमें 130 तक के तो कुछ पॉइंट्स होंगे फॉर श्योर, लेकिन 130 के आगे, 147, 148 के आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो इसमें रहने वाले हैं, जो आपको बिल्कुल भी, जिसका अंदाजा नहीं है, आपको पता ही नहीं है। तो आप लोग को निराश नहीं होना, हराश, मतलब बोलते हैं ना, एकदम आपको हताश नहीं होना है। मैं जितना हो सके आपको मैं बताऊंगा कि ये सेक्शन क्या है, किस बारे में बात करता है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग रहे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अकाउंटेबिलिटी कहां कहां आती है। चलिए, तो आप लोग समझ गए क्या हम पढ़ रहे हैं, कैसे हम पढ़ रहे हैं, क्या क्या एक्सपेक्ट करना है इस टॉपिक में से। एंड अगर आप लोग, इफ वी आर गुड टू गो, प्लीज एक थम्स अप दे दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट। कैन वी स्टार्ट? कंटिन्यू एवरीवन? Okay. So now first let's start with section 134 basics. Thank you, Arpit. Section 134 provides that the financial statement, including consolidated financial statement, should be approved by the board of directors before they are signed and submitted to the auditor for their report. जो आपके कंपनी का इंटरनल
अकाउंटिंग सिस्टम होता है, इंटरनल ऑडिटिंग सिस्टम होता है, उसके बाद जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड एनेक्स्चर्स, ये जो सब बनते हैं ना, इसको पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं इन बोर्ड मीटिंग, and then the board of directors authenticate it, they sign it, and then they hand it over to the auditor, based on which auditor makes his own audit report. तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले कंपनी के अकाउंटेंट अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे, कंपनी के जो अंदर पूरा अकाउंटिंग फाइनेंस का टीम रहेगा वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगा, और इंटरनल ऑडिटर उसको ऑडिट करेगा, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको चेक करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, साइन करेंगे, और फिर वो उठाकर एक्सटर्नल ऑडिटर, जिसको आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर कहते हो, उसके हाथ में दे देंगे, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर फिर उसके बाद उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑडिट करेगा, रिसर्च करेगा और अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा एक ऑडिट रिपोर्ट में। तो अकाउंट्स देन डायरेक्टर्स देन फाइनेंशियल, अकाउंट्स देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर डायरेक्टर्स, फिर ऑडिटर एंड देन ऑडिटर रिपोर्ट। ये एक फ्लो होता है, एक हर कंपनी में दिस इज द फ्लो। ठीक है, नाउ ऑडिटर देखने के बाद अपना खुद का एक ओपिनियन दे देगा, ऑडिट रिपोर्ट दे देगा, तो उस ऑडिट रिपोर्ट को भी आप अटैच कर दोगे एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, तो अब आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट, ये दो चीजें आपके साथ में चलेगी। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात, अ रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑन द मैटर्स स्पेसिफाइड इंक्लूडिंग DRS। बेटा ये DRS का मतलब होता है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। इसमें बहुत अमेजिंग पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको लर्न करवा दूंगा सारे पॉइंट्स, आज ही होने वाला है, हम लोग बहुत सारी नोट्स भी इसके बारे में बनाने वाले हैं, सो डोंट वरी। एक रिपोर्ट और बनता है इसके बाद, ऑडिट रिपोर्ट के बाद, और वो रिपोर्ट होता है रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, इसमें डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होता है, जो कि हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि कंपनी के सामने लाया जाता है इन जनरल मीटिंग, उसमें अटैच किया जाता है। ठीक है, so a report of the board containing details on the matter specified in DRS यानी कि director's responsibility statement shall be attached to every financial statement laid before the company। यानी सर अगर आप किसी कंपनी के मेंबर हैं और आप मीटिंग में जाते हो फॉर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आते हैं? आपके सामने आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड एनेक्स्चर्स। उसके बाद आपको मिलेगा ऑडिट रिपोर्ट, बिकॉज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करके ऑडिटर के पास जाते हैं और उसके ऊपर ऑडिटर रिपोर्ट आता है। इसके साथ मिलेगा बोर्ड रिपोर्ट, और बोर्ड रिपोर्ट के अंदर रहेगा DRS मतलब डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट भी रहेगा। और ये तीनों चीजें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ये तीनों चीजें मेंबर्स के सामने जनरल मीटिंग में रखी जाती है। मेंबर्स और OR@GM यानी कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग से इसे अप्रूव कर देते हैं, यानी इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसके बाद ये डिसेमिनेट हो जाती है इंफॉर्मेशन। अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो पूरे पब्लिक चैनल्स में, डोमेन्स में इंफॉर्मेशन फ्लो हो जाती है। ओके, नाउ द बोर्ड्स रिपोर्ट एंड एवरी एनेक्स्चर हैज टू बी ड्यूली साइंड, एंड अ साइंड कॉपी of every financial statement shall be circulated, issued or published along with all the notes or documents, auditors reports and board report। ये मैंने आपको बताया। तो अब आप ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ये सब कुछ साइन होगा, और एक बार मेंबर से अप्रूव हो गया उसके बाद ये सभी लोगों में डिसेमिनेट हो जाएगा, सारे स्टेक होल्डर्स तक ये इंफॉर्मेशन चली जाती है। The clause also provides for penal provisions for the company and every officer of the company in case of any contract। अगर आप इसमें कुछ गड़बड़ करते हो तो उसकी पेनल प्रोविजन क्या होगी, वो भी इस सेक्शन के अंदर बताया जाता है। सर आइए देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट कैसे किया जाता है। उसके लिए सेक्शन नंबर 134 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 7 आपका साथ देंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड बाय द चेयरमैन हु इज ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड ऑन दिस बिहाफ, or 2 directors, and one of them should be the managing director of the company if there is one in the company। उसके साथ साथ कंपनी का CEO, CFO और CS यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड कंपनी सेक्रेटरी, दे विल ऑल्सो साइन एंड ऑथेंटिकेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा हूं प्लीज ध्यान रखना, उसके साथ साथ आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी यहां पर पकड़ेंगे। मैं जल्दी से
आपके सामने एक छोटी छोटी नोट्स बनाता हूं और आप लोगों को भी ये छोटी छोटी नोट्स अपने पास लिख कर रखनी है। ये सेक्शंस ना बहुत आसानी से फिर ना याद हो जाते हैं, पंगा नहीं होगा कुछ याद होने में। ठीक है, रेडी एवरीवन? Authentication of financial statement. So the financial statement इंक्लूडिंग CFS यानी कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बनाना पड़ता है? एनी कंपनी हैविंग वन और मोर सब्सिडरी और एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, उन लोगों को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो अगर आपके है तो आपके CFS बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग CFS इफ एनी shall be approved by board of directors before they are signed on behalf of the board, at least by the chairperson of the company where he is authorized by the board, or by any two directors, out of which one should be managing director if any in the company, and CEO, CFO and the CS of the company wherever they are appointed. Okay, and in case of one person company, only by one director or for submission to the auditor for his report thereon. चलिए तो मैं लिख देता हूं। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन करेंगे तो चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी। इसके बारे में याद रखना, इफ ऑथोराइज्ड। तो अगर आपके कंपनी में चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी का कॉन्सेप्ट है, जो कि आपने आर्टिकल्स में भी लिखा हुआ है और जो आपके पास अपॉइंटेड है, प्रॉपर ऑथेंटिकली अपॉइंटेड है, तो आप चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी से ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपके पास चेयरपर्सन है तो चेयरपर्सन, सीईओ, सीएफओ, सीएस ये लोग साइन करेंगे। सर व्हाट इफ वी डोंट हैव चेयरपर्सन? अगर हमारे कंपनी में चेयरपर्सन नहीं है तो इसी वन पॉइंट का एक और सब्स्टिट्यूट ऑप्शन आपके पास है, बाय टू डायरेक्टर्स। टू डायरेक्टर्स याद रखना, इनमें से एक, आउट ऑफ विच वन शुड बी एमडी, आउट ऑफ विच वन शुड बी मैनेजिंग डायरेक्टर इफ अपॉइंटेड। अगर आपके कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर नाम का कोई पोस्ट है ही नहीं, बिकॉज इट इज नॉट मैंडेटरी, या पढ़ेंगे जब आप सीए फाइनल में जाएंगे। कंपनी कैन हैव मैनेजर, कंपनी कैन हैव कंपनी कैन हैव मैनेजिंग डायरेक्टर्स और मैनेजर्स, तो उनके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आपके कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर का कंसेप्ट है, एमडी का कंसेप्ट है, तो एमडी को तो साइन मैंडेटरी है। ठीक है, अब आपके ऊपर चॉइस है। चेयरपर्सन है कंपनी का, ऑथोराइज्ड है, तो चेयरपर्सन को बोलो साइन करे। चेयरपर्सन नहीं है तो कोई भी दो डायरेक्टर साइन कर सकते हैं, आउट ऑफ विच वन शुड बी एमडी। इन आवर कंपनी देयर इज नो एमडी, तो कोई भी दो डायरेक्टर साइन कर सकते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। नाउ इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 2, सीईओ, यहां पे लिखा है सीईओ, सीएफओ एंड सीएस। तो सीईओ, CFO and CS if any। अब जरूरी नहीं है कि हर कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी लगे। कुछ कंपनीज, छोटी कंपनीज होती है जिनको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना जरूरी नहीं होता, तो उनके पास कंपनी सेक्रेटरी नहीं होता, कोई बात नहीं। कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो वहां पे कंपनी सेक्रेटरी का पॉइंट खाली छोड़ दो, नो नीड टू अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी टू साइन। अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो उससे साइन लो। अगर आपकी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है ही नहीं तो यू डोंट हैव टू टेक एनी सिग्नेचर ऑफ एनी सीएस। अंडरस्टूड एवरीवन? एनी क्वेश्चन as to who can authenticate financial statement? Any question, anyone has any question? Then let's go to OPC। in case of OPC तो ये नॉर्मल कंपनीज था। ठीक है, अब आता है वन पर्सन कंपनी।
ओपीसी के केस में ओनली वन डायरेक्टर विल साइन, ओनली वन डायरेक्टर का साइन काफी है। तो सर क्या ऐसा मैंडेटरी है कि ओपीसी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर होगा? नहीं, लेकिन ओपीसी ओनली वन डायरेक्टर में चल सकता है। आपके पास 10 डायरेक्टर है, आपको 10 के 10 का साइन चाहिए, करो, 10 के 10 साइन करो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? ओनली वन डायरेक्टर, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट। इससे ज्यादा साइन लानी है तो तुम लेके आओ, मेरे को पंगा नहीं है। तो सर ये तो हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसके साथ आता है ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये तो हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके साथ आता है ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये अटैच होगा एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और इसके साथ आता है असाइंड कॉपी ऑफ एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग सीएफएस if any shall be issued, circulated or published along with the copy of notes annexed to or forming part of financial statement, notes to accounts, auditor's report and board report referred to in subsection 3. ठीक है, so every company should circulate, company should circulate financial statements, annexures, auditor's report, board report. अंडरस्टूड? ये सारी चीजें आपको सर्कुलेट करनी पड़ती है हर जगह पे, जहां पे भी ये आरओसी को जाना है, मेंबर्स को जाना है, ये हर जगह यही सर्कुलेट होगा, हर जगह डिसेमिनेट दिस ऑल दी ठीक है। ओके, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। ठीक है, नाउ ड्यू टू कोविड व्हाट हैपेंड इज देयर वाज अ कंपनी एबीसी लिमिटेड, ओके, उनका ऑडिट पेंडिंग था, ऑडिट वाज पेंडिंग, और उनका एजीएम का ड्यू डेट आ गया था। सर एजीएम का ड्यू डेट कैसे आ जाएगा अपने आप? क्या बात कर रहे हो आप लोग? चलो बताओ एक बार, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर एजीएम? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी, मेरे पास वक्त नहीं है। सर within 6 months from the end of the financial year, within 6 months from the end of the financial year आपको एजीएम रखना पड़ता है, एंड गैप बिटवीन टू एजीएम शुड नॉट बी मोर देन 15 months, एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट एजीएम जो आप 9 months में रख सकते हो फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सो आपका एजीएम का ड्यू डेट आ गया था, तो आपने अनऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस एनेक्स्चर्स प्लस बोर्ड रिपोर्ट, ये आपने अपने कंपनी के सामने रखी। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस? Can a company circulate unaudited financial statement along with all the annexures and board report? This was a question asked in exams. कुछ पंगा हो रहा है इसमें, कुछ गड़बड़ हो रही है, या सब कुछ सही है, चलेगा ऐसा? सर अर्पित बोल रहा है कि ऑडिटेड नहीं कर सकते, हिरल बोल रही है नो नहीं चलेगा, तनु बोल रही है ऑडिटेड रखना चाहिए था। सो यू एंटायर एवरी वन ऑफ यू इज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज एज पर लॉ ओनली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अलाउड। यहां पे लिखा है ऑडिटर्स रिपोर्ट चाहिए, और चाहिए मतलब चाहिए। अब अगर आप अनऑडिटेड अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट रख रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप ऑडिट रिपोर्ट आएगा आपके पास? नहीं, तो आपने ये लॉ तोड़ दिया, एंड हेंस यू विल बी पेनलाइज्ड। So the board of directors of ABC Limited wants to circulate unaudited accounts before the AGM of the shareholders of the company. Whether such an act of ABC Limited is tenable as per section 129 subsection 2 of the Companies Act, it provides that every AGM of a company, in every AGM of the company, board of directors of the company shall lay before such meeting
फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, बराबर। तो एज पर 129(2) आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखना जरूरी है। लेकिन अगर आप 129(2) के साथ 134(7) पढ़ेंगे तो 134(7) बोलता है कि जहां जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगा वहां पे उसके साथ साथ एनेक्स्चर्स जाएंगे, वहां पे उसके साथ साथ सीएफएस जाएगा, वहां पे उसके साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट जाएगा, वहां पे उसके साथ साथ बोर्ड रिपोर्ट जाएगा। अब अगर आपने ऑडिट करवाए नहीं तो आप ये दे ही नहीं पाओगे, यानी कि आप 134(7) को ब्रेक कर दोगे, इसका मतलब आप पे पेनल्टी लग जाएगी। So further section 134 subsection 7 provides that signed copy of every financial statement including CFS if any shall be issued, circulated, published along with the copy of the following: annexures, audit report and board report. So if therefore follows that unaudited accounts cannot be sent to members or unaudited accounts cannot be filed with the registrar of companies, so such an act of ABC Limited is not tenable. तो देख रहे हो यहां पे एक नहीं दो सेक्शन हो रहे हैं। यहां पर आप सबसे पहले सेक्शन 129 का रेफरेंस ले रहे हो कि भाई सेक्शन 129(2) बोलता है कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सभी लोगों में बांटो, शेयर होल्डर्स तक बांटो। लेकिन जब आप 134(7) पढ़ते हो तो वो बोलता है जहां कहीं आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बांट रहे हो उसी के साथ साथ सीएफएस अगर है तो वो भी बांटो, उसी के साथ साथ एनेक्स्चर्स बांटो, उसी के साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट बांटो और उसी के साथ साथ बोर्ड रिपोर्ट भी बांटो। तो अगर आप ये फॉलो करने जाओगे आपको ये भी फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आपके पास ऑडिट रिपोर्ट नहीं है तो आप इसको ब्रीच कर दोगे, जो भी इसकी पेनल्टी रहेगी वो आप पे अब एप्लीकेबल हो जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता था, सीए फाइनल में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। आपको रिक्वेस्ट है 2 सेक्शंस और ये रेफरेंस इसी तरह आंसर देना है कि भाई 129(2) ये बोलता है और 134(7) ये बोलता है, तो हमको ये फॉलो करना ही है। ऑडिट रिपोर्ट जरूरी है, अनऑडिटेड कैन नॉट बी डिसेमिनेटेड। ये आप लिख लेना, इसी तरह से आंसर लिखना है जिस तरह से यहां पे आंसर दिख रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? सभी लोग को समझ में आ रहा है? चलिए अब बात, जो चीज हम बात करने आए थे अब हम वो बात करने आ गए। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट is given under section 134 subsection 3 and 4 read with rule 8 of the company's accounts rule 2014. According to rule 8 of the company's accounts rule 2014, the board's report shall be prepared based on stand-alone financial statement. Highlight this point. इस पॉइंट को अपने बुक में हाईलाइट करें। कभी भी याद रखना बोर्ड रिपोर्ट सीएफएस पे नहीं बनती। बोर्ड रिपोर्ट इज गिवन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, करेक्ट। सो अगर एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इस कंपनी ने 90% होल्ड करके रखा है एक्सवाइजेड लिमिटेड का, ठीक है। तो ये हो गई होल्डिंग कंपनी, ये हो गई सब्सिडरी कंपनी। जब आप इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको उसी के साथ साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी बनाना पड़ेगा, दोनों का मिला के। अंडरस्टूड? अब जब आप बोर्ड रिपोर्ट बनाने जाओगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि एसएफएस यानी कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप जो चाहे इसको बोल लो, तो आप स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे बनाओगे या सीएफएस के बेस पे बनाओगे? आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट बना रहे हो। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या दुनिया के हर कंपनी हर सब्सिडरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है? You are the board of directors of only this company ABC Limited. You don't control, manage the affairs of XYZ. Even though they are 90% subsidiary, even though they are your subsidiary, you don't work in XYZ Limited. You are owners of XYZ Limited. You are not the managing directors or MDs or directors of XYZ Limited. There is a separate board of directors for XYZ Limited जो उसके लिए बोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे. You don't have to make a report for them. Hence ये लॉजिक है that CFS के बेस पे कभी बोर्ड रिपोर्ट नहीं बनती. बोर्ड रिपोर्ट ऑलवेज is made according to the standalone financial statement. Reason being, the board of directors are exclusively the directors of this holding company and not the directors of all its subsidiaries.
सो सिर्फ होल्डिंग कंपनी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे आप बनाएंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि सब्सिडरीज और एसोसिएट और जॉइंट वेंचर्स में आपका कंट्रोल होता है, आपका इन्फ्लुएंस होता है, तो उसको आप अपने से मेंशन कर दो, चलेगा, उसको आप मेंशन करो। यू शुड रिपोर्ट, शैल रिपोर्ट ऑन हाईलाइट एंड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरीज, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर कंपनी। So highlight, no problem in that. I have no issues if you want to try to highlight anything done by your subsidiaries, done by associates, done by joint ventures. अगर आप चाहते हैं कि आपके कंपनी के जो अफेयर्स है वो आपके सब्सिडरी कंपनी के अफेयर्स भी आपकी, क्योंकि आप होल्डिंग कंपनी हो तो वो क्या काम करते हैं, वो क्या कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, उससे आपके बिजनेस में भी इफेक्ट पड़ता है, उससे आपके नाम पे, आपके इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी सब्सिडरी ने अगर कोई बहुत खतरनाक काम किया है, वो आप अपने लोगों को बताओ, अपने होल्डर्स को बताओ, यार देखो सीधी बात है, मैं कंपनी का ओनर हूं, मैंने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने वो पैसा दूसरे कंपनी में लगा दिया। Now, ultimately, that money is not of the company. That money belongs to me, the investor. मैंने आपको बिजनेस करने के लिए पैसा दिया, आपने वो पैसे से बिजनेस करने के बजाय दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। आई हैव अ राइट टू नो हाउ माई मनी इज गेटिंग यूज्ड। मुझे पूरा अधिकार है ये समझने का कि आपने जहां पर इन्वेस्ट किया वहां से प्रॉफिट भी आ रहा है या लॉस खा के बैठे हो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने एसोसिएट कंपनीज, अपने सब्सिडरी कंपनीज, अपने जॉइंट वेंचर कंपनीज के परफॉर्मेंस का हाईलाइट मुझे दे सकते, बट अगर मुझे उन कंपनीज के बारे में जानना है, अगर मुझे उन कंपनीज के परफॉर्मेंस के बारे में जानना है, मुझे उनका बोर्ड रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा। और अगर मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं, ये मेरी जो कंपनी है वो मेरे को हाईलाइट दे रही है, वो मेरे को एक और चीज बताते हैं, आपको एक और चीज बताते हैं। दे ऑल्सो टेल यू the contribution to overall performance of the company during the period of the report, कि भाई ये एसोसिएट कंपनी की वजह से हमारे टोटल प्रॉफिट का 10% ये एसोसिएट कंपनी से आता है, हमारे प्रॉफिट, हमारे टोटल असेट का 20% वो एसोसिएट, वो सब्सिडरी कंपनी से आता है। तो ये बहुत बड़े फिगर्स है, ये हमारी कंपनी बता रही है हमको। अगर मुझे आप में ज्यादा इंटरेस्टेड है, मैं आपका पर्सनल स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट पढ़ लूं। मैंने आपको, आप सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं, आई थिंक 99% बच्चे हम लोग फाउंडेशन से साथ में, यू एग्री राइट? जो लोग बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी मेरे साथ फाउंडेशन से। आज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं जिसका जवाब आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप उतने शिद्दत से लॉ पढ़ते हो जितने शिद्दत से मैं पढ़ाता हूं, तो आज जो मैं आपको सवाल पूछूंगा उसका जवाब तो आपको 100% आना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग मुझे जवाब दे सकते हैं। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, वाई इज दिस लाइन रिटन हियर? इट इज सेड रूल 8 shall not apply to one person company and small company. Can anyone in this class give me a reason for this? Anyone interested can come on call. If you are live, you can come on call and you can help others out. और else आप मैसेज करके भी बता सकते हैं। बोलते हैं पूरा रूल 8 जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, ये 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी पे अप्लाई नहीं होता है। क्या कोई है इस क्लास में जो मुझे इसका लॉजिक समझा सके? मैं आपके साथ फाउंडेशन से हूं, मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पॉइंट हजारों बार पढ़ाया है, आपको सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करने हैं। आपको यहां से आपका ओरिजिन दिख रहा है, आपको डेस्टिनेशन दिख रहा है, आपको सिर्फ जो बीच में बादल है वो हटाने और वो रास्ता एक क्लियर आपको शो करना है। टेक योर टाइम, मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, टेक योर टाइम, ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग कॉल पे आके बता सकते हो, आप लोग मैसेज करके बता सकते हो,
जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करेंगे, ग्रुप में या पर्सनल में मुझे मैसेज करेंगे कि सर आपने ये पूछा था इस लेक्चर में, तो हम बता रहे हैं कि ये हमारे हिसाब से रीजन हो सकता है। फिर आप प्ले करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपका आंसर सही था या नहीं था। एनीवन यू वांट एनीवन वांट्स टू ट्राई एटलीस्ट? कुछ तो बोलो कि क्या लग रहा है आपको, व्हाई इट शुड नॉट हैव हैपेंड। शायद बिकॉज ओपीसी कैन नॉट इन्वेस्ट इन अदर कंपनीज, सो होल्डिंग और सब्सिडी रिलेशन नहीं बनेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड अर्पित, वेरी गुड तनु। मैंने आप लोगों को फाउंडेशन से पढ़ाया है व्हाट आर द बिजनेसेस जो ओपीसी नहीं कर सकता। मैंने कहा था ओपीसी एनबीएफसी एक्टिविटीज नहीं कर सकता, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। मैंने एक और बात बताई थी, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनीज। A one person company is prohibited from investing in another company, which directly means that one person company cannot become a holding company to any subsidiary company. और अगर आपकी सब्सिडियरी कंपनी बनी नहीं सकती, तो आप होल्डिंग कंपनी बनी नहीं सकते, तो आपको सीएफएस का पॉइंट ही नहीं है आपकी जिंदगी में। यू ओनली हैव टू मेक वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज स्टैंड अलोन फाइनेंशियल। आपको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, आपको हाइलाइट्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द सब्सिडरी देने की जरूरत नहीं है, आपको उनका परफॉर्मेंस टू योर ओवरऑल परफॉर्मेंस बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू कांट हैव सब्सिडियरी। जब मैंने आपको स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन बताया था, सेक्शन 2 क्लॉज 85, आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लेना, फिर भी मेरे हिसाब से जो है मैं बता रहा हूं, मैंने 3 एक्सेप्शंस बताए थे आपको। दैट अ कंपनी शुड नॉट बी अ होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, शुड नॉट बी अ सेक्शन 8 कंपनी। याद आ रहा है? याद आ रहा है? मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था, अ स्मॉल कंपनी कैन नॉट बी अ सेक्शन 8 कंपनी, कैन नॉट बी अ होल्डिंग और अ सब्सिडियरी कंपनी। अगर आप एक स्मॉल कंपनी हो, आप किसी और कंपनी के ना होल्डिंग हो सकते हो ना सब्सिडियरी हो सकते हो। अगर आप किसी और कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो ही नहीं, तो आपको सीएफएस बनाने का जरूरत ही क्यों पड़ेगा? ये आपको ये रूल, अगर आप ये लाइन इररिलेवेंट है, बिकॉज एनीवे दिस रूल शुड कैन नॉट अप्लाई टू ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, बिकॉज नाइदर एन ओपीसी नॉर अ स्मॉल कंपनी कैन बिकम होल्डिंग कंपनी ऑफ एनी अदर कंपनी। ये मैं आपको फाउंडेशन से पढ़ाता आ रहा हूं। मैंने आपको इंटरमीडिएट में भी चैप्टर नंबर 2 में मैंने ये पढ़ाया है, ओपीसी का और स्मॉल कंपनी का मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया। जिन लोगों को याद आया, आई एम प्राउड ऑफ यू। जो लोग इसे पूरी तरह भूल गए थे, उनको याद नहीं आ रहा था, या जिन्होंने गलत रीजन दिया कि सर वो छोटी कंपनीज रहती है तो उनके पास उतना पैसा नहीं होगा, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपका इसके अलावा जो मैंने बताया इसके अलावा कोई और अगर आपका लॉजिक था, तो एंटायरली गलत है। दैट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग द लॉ इट इज सपोज टू बी लर्न। आपको लॉ जिस जिस शिद्दत से समझना चाहिए आप समझ नहीं रहे, बिकॉज ये पॉइंट मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मैंने 1000 बार आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। So please keep that in mind. OPC and small company, they cannot become a holding company. Hence, entire rule it is immaterial for them. It cannot even apply. आप ट्राई करोगे तो भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। Is this point clear? Please write it down here. OPC are not allowed to invest in other companies. Hence, can't become holding company. One of the exception to small company is they can not be holding, और सब आप इसको स्टिकी नोट्स यूज करेंगे आप लोग यहाँ पे, सब्सिडियरी ऑफ एनी अदर कंपनी, हेंस कैन नॉट बी होल्डिंग कंपनी। तो अब आप होल्डिंग कंपनी हो ही नहीं सकते, देयरफॉर
CFS concept does not apply to OPC or small company, because this can be asked in exam tomorrow. करेक्ट. चलिए अब मैं आगे जा रहा हूं, मैं आगे लिख रहा हूं. अब मैं सेकंड सब रूल पढ़ रहा हूं. ठीक है, आप लोग इसको रूल 8 को अब आप लोग इसको ध्यान में रख लेंगे. सबसेक्शन 3 of section 134 read with rule 8 prescribes the following content of the board report. अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ये आपको बोर्ड लिखना है. 134(3) read with rule 8. ठीक है, कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट. नाउ दिस सेक्शन may involve a lot of amendments. तो आप लोग जब भी कभी ये क्लास देख रहे हो, नवंबर में देख रहे हो, मई 22 के लिए, मई 23 के लिए देख रहे हो, आप लोग जब भी ये देख रहे हो, आपको साइड में mca.gov.in या लेटेस्ट मॉड्यूल आपको ओपन रखना चाहिए. अगर आपको लेटेस्ट बुक्स मिली है तो लेटेस्ट बुक्स, और लेटेस्ट मॉड्यूल मिले तो लेटेस्ट मॉड्यूल्स आपको ओपन रखने चाहिए. और साथ में आपको हो सकता है आरटीपी अमेंडमेंट्स अलग से आए, वो आपको रखने पड़ेंगे. या अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते, सबसे बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो वो है ओपन mca.gov.in और ये एक्ट खोलने की कोशिश करना 10-12 बार. उसमें से एक बार ये खुलेगा जब उसका मर्जी होगा, और जब वो खुलेगा अलग अलग एक्ट पे क्लिक करके आप चाहे तो हमारे प्रेशियस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ईमेल भी कर सकते हैं कि उन्होंने कितनी प्यारी वेबसाइट बनाई है, कितनी सुंदर, कितनी इफिशिएंट, कितनी इफेक्टिव है ना. ये भी आप उनको बोल सकते हैं कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त काम किया, मतलब तौबा तौबा, कहीं नज़र ना लग जाए इतनी अच्छी वेबसाइट को. हे प्रभु मेरी इस वेबसाइट को नज़र लगने से बचा देना, कहीं मेरी नज़र ना लग जाए. आएगा आएगा, रुको रुको, टाइम दो यार उसको, वो कर रहा है अपना कुछ काम. तुम लोग को क्या लगता है वो मजाक है? सही बात है यार. तो आप लोग, हो सकता है मैं सक्सेसफुल ना हूं, उसको लगता हो कि आदर्श सर आपको क्या जरूरत है सेक्शन पढ़ने की. तो हो सकता है कि यहां पर वो ना खुले. फाइनली देखा, आपने देखा लाइव क्लास में रिकॉर्ड हो रहा है. ये आप चाहे तो रिकॉर्डिंग मैं परमिशन देता हूं, इतना पार्ट आप प्लीज कृपया करके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बेच सकते हो. मैं आपके ऊपर कोई केस नहीं डालूंगा कि आपने, मैं आपको इतना पार्ट परमिट करता हूं. जो मैं स्ट्रगल किया ना अभी ये ओपन करने का, आई गिव यू माई परमिशन टू रिकॉर्ड दिस पार्ट एंड जस्ट लेट देम नो कि हमारे सर ऐसा ऐसा कर रहे हैं. पता चला उन्होंने मेरे पे केस कर दिया कि हाउ आर यू यूजिंग आवर वेबसाइट इन योर पेड लेक्चर्स, किससे परमिशन लेके हमारी वेबसाइट ओपन की है. तो रहने दो भाई, है ना, मैं जेल नहीं जाना चाहता, है ना. थोड़ा वेबसाइट पे क्लिक ही कर लेना. आई टेक बैक माई परमिशन. भरोसा नहीं है ना. चलो, तो इसे हम 7x7 ओपन रखेंगे. 134 1 हमने पढ़ लिया. एक मिनट, अब मैं एक एक करके पॉइंट क्रॉस चेक करके पढ़ रहा हूं. ठीक है, सबसे पहले अब हम पढ़ रहे हैं कि सर बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या लिखा होता है. अगर आप एक बोर्ड रिपोर्ट देखें तो उसके अंदर क्या क्या लिखा होता है, और मैं आपको लास्ट में एक बोर्ड रिपोर्ट दिखाऊंगा भी, मतलब टू चेक कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्या सच है या झूठ है. सबसे पहला, अभी आई विल यूज ABCD जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन लेटर ऑन. ठीक है, पॉइंट नंबर ए. Point number A is web address, if any, where annual return referred to in subsection 3 of section 92 has been placed.
आपको पता है मैंने कहा था सेक्शन 92 में दैट एवरी कंपनी हैज टू मेक एन एनुअल रिटर्न। मैंने आपको उसका फॉर्म भी बताया था, मैंने आपको कंटेंट भी बताया था कि एनुअल रिटर्न में फाइनेंशियल कंटेंट उतना नहीं लेते जितना नॉन फाइनेंशियल कंटेंट लेते, जैसे कि आपके डायरेक्टर्स कौन थे, डायरेक्टर्स में कुछ चेंज हुआ क्या, और ये सारी चीज, बहुत सारी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वुमन डायरेक्टर, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें एनुअल रिटर्न में पूछी जाती है। मैंने आपको सब पढ़ा है। मैंने बताया था कि एनुअल रिटर्न अगर आप बनाते हो तो कुछ कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि अपने वेबसाइट के ऊपर वो एनुअल रिटर्न अपलोड करें। तो अगर आप उन कंपनीज, लकी कंपनीज में आते हो जिनको एनुअल रिटर्न बनाकर वेबसाइट पे अपलोड करना होता है, या अगर आपने किया हुआ है, तो अपना वेबसाइट एड्रेस बताइए जहां पर आप एनुअल रिटर्न अपलोड कर रहे हो। ये बोर्ड रिपोर्ट के अंदर लिखा रहता है। ये बोर्ड रिपोर्ट याद रखना, 134.7 मत भूलो। ये बोर्ड रिपोर्ट किसको जा रही है? आपके सभी स्टेक होल्डर्स को जा रही है, अलॉन्ग विद योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट एंड एनेक्स्चर्स। तो आपके कंपनी के मेंबर्स, ऑडिटर्स, एम्प्लॉइज, क्रेडिटर्स, डेटर्स, बैंकर्स, प्रमोटर्स, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स, प्रेफरेंशियल होल्डर्स, आपके जितने भी गवर्नमेंट, आरओसी, फिर अगर रेगुलेटर्स है एनएससी, बीएससी, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, सेबी, आईसीडीआर, जो भी है, मतलब अगर आप बैंकिंग कंपनी हो अगर, तो आपके आरबीआई, तो आपके जो रेगुलेटर्स है, अगर आप इलेक्ट्रिक कंपनी हो तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है उसके अंदर जो रेगुलेटरी है, तो इन सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को ये जा रहा है। तो याद रखना कि ये जो रिपोर्ट आप दे रहे हो ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है। अब आता है, अब आता है पहला, द वेब एड्रेस वेर एनुअल रिटर्न रेफर टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 92 हैज बीन प्लेस्ड। तो वेब एड्रेस ऑफ एआर, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग चाहे तो पूरा डिटेल में लिख सकते हो। वेब एड्रेस ऑफ एनुअल रिटर्न आप डिटेल में तो अपने बुक से पढ़ सकते हो, ये आपको मैं शॉर्ट के लिए लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। सर ये क्यों जरूरी है, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स? बिकॉज मैंने आपको कहा था कि बोर्ड मीटिंग्स के भी रूल्स है, इन लोगों को साल में 4 बार मिलना पड़ता है। ये आपको पावर ऑफ बोर्ड और मीटिंग ऑफ द बोर्ड वाले सेक्शंस में पता चलेगा सीए फाइनल में। और मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर अगर एक भी बोर्ड मीटिंग में नहीं आता पूरे साल में, तो उसको उसकी पोस्ट से छोड़ के चला जाना पड़ता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप देखोगे, देखो, डोंट वरी, मेरे को फाइनल में जाओगे ना, जब तुम लोग, जब फाइनल में आके तुम्हारा एग्जाम आएगा मोस्टली, तब तक मेरा फाइनल का भी क्लास चालू हो जाएगा। तो अगर वो हो गया होगा तो आप मेरे से पढ़ लेना, नहीं हुआ तो कोई भी एजुकेटर से पढ़ लेना, लेकिन आप ये चीज याद रखना कि मैंने बोला था कि बोर्ड मीटिंग जरूरी अटेंड करना। फिर आता है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। अब ये बड़ा जबरदस्त है, डीआरएस, दैट इज डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। अभी डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इसका एक अलग स्टेटमेंट है। तो एक काम करते हैं ना, आगे पीछे क्या, लेट्स डू दैट, लेट्स डू दैट, ठीक है। एक काम करो, सुनो, आओ मेरे पास, एक मिनट, नहीं कर लेते हैं, सुनो मेरी बात, बाद में करूंगा ना, मैं पढ़ाऊंगा सब, मैं कुछ छोड़ के नहीं जाने वाला, आप डोंट वरी। ये रहा सेक्शन 134 सब सेक्शन 5, ये हम पहले पढ़ लेते हैं। यस, थैंक यू सो मच तनु हिरल, थैंक यू सो मच फॉर दैट सपोर्ट, लॉट्स ऑफ लव। आऊंगा, आप लोग आओगे तो मेरे को मजबूर कर दोगे आप लोग आने के लिए। चलो, तो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या क्या रहता है? सो डीआरएस का मतलब क्या है? तो 134.3C जो हमने पढ़ाई, देखो 134.3C डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, तो बोलता है द डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट विच इज रेफर्ड टू इन 134.3C यानी सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी shall state the following. There are 6 things that are supposed to be given in director's responsibility statement. वो कौन से है ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेक्शन 134। मैं रिपीट कर रहा हूं, गलती से भी इसको आप सेक्शन 134.3 सबसेक्शन 3 का पार्ट मत समझना, दिस इज सेपरेटली गिवन अंडर सेक्शन 134.5। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 134 सब सेक्शन 5 DRS, ठीक है, shall state that हाँ, पॉइंट नंबर 1, in the preparation of annual accounts the applicable accounting standards had been followed along with the proper explanation relating to materials departure.
तो सबसे पहला पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलोड। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे थे, आपने ईमानदारी से सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए, और अगर आपने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया तो व्हाट वर द मटेरियल डेविएशंस। फॉर एग्जांपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये लिखा था और आपने कुछ और कर दिया, तो कितने डिपार्चर्स है और उसमें से कितना मटेरियल डिपार्चर्स है वो भी हमको बताओ। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द डायरेक्टर्स हैड सिलेक्टेड such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period. कि आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की है वो कंसिस्टेंटली है, कंसिस्टेंट है, प्लस रीजनेबल है, so that to give a true and fair view of books of account. क्या बोला है? बिल्कुल बिल्कुल, आ जाएंगे बिल्कुल। तो सबसे पहला आप लिखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है। दूसरा, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हम फॉलो कर रहे हैं, हर साल नया नहीं बना रहे सर, हम बेवकूफ बच्चे नहीं हैं, हम वी आर प्रोफेशनल्स। हम जो अकाउंटिंग पॉलिसीज बना रहे हैं, हमने कंसिस्टेंटली कई सालों से ये अकाउंटिंग पॉलिसीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हमने रीजनेबल अकाउंटिंग, अरे हर चीज है यार, बैड डेट का प्रोविजन करना है, इनकम टैक्स का प्रोविजन करना है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी करना है, जो भी प्रोविजंस बनाने हैं वो हम रीजनेबल एस्टिमेट से बनाते हैं। ऐसे नहीं कि रैंडमली मुंह में आया बक दिया, कोई भी अमाउंट डाल दिया वहां पे, नहीं नहीं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सोच समझ के अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ सोच समझ के परख के हम लोग फिर कोई भी अगर प्रोविजन बनाना है तो बनाते हैं। हम अगर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, उसका प्रोविजन बना रहे हैं, हम बराबर बनाते हैं। बैड डेट का प्रोविजन भी हम सोच समझ के बनाते हैं। हर एक चीज हमने कंसिस्टेंटली की है, रीजनेबल की है, और आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट दिख रहा है ना, एकदम ट्रू और फेयर व्यू दिखा रहा है। ये कौन कह रहे हैं? ये डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। ये जो आपको डीआरएस दिख रहा है ना, दिस इज डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। डायरेक्टर आप सभी के सामने हाथ जोड़कर कह रहा है, सर हम हमारा काम ईमानदारी से कर रहे हैं, हम कसम खाते हैं हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया, हम कसम खाते हैं हमने अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो की, रीजनेबल पॉलिसीज थी, रीजनेबल एस्टिमेट्स थे, और आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट देख रहे हो वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। इसलिए तो फंसते हैं डायरेक्टर्स। अगर यहां पता चल गया ना कुछ झूठ बोला है भाई, तो अब आपको ऐसे लात पड़ेगी कि क्या बताओ, तो आप झूठ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, ये तो हो गए 2 पॉइंट। नेक्स्ट, the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the act for safeguarding of the asset and for prevention and detection of fraud with their irregularities. सर इतना ही नहीं, हमने adequate accounting records भी maintain किए। accounting records maintained, ठीक है, and we have also taken care of safeguarding the assets of the company and prevention and detection of fraud. तो यहां पे आप safeguarding of asset लिख सकते हो and prevention and detection of fraud भी लिख सकते हो। आप लोग ये पूरा लिखिए, मेरे पास जगह का पंगा है इसलिए मैं छोटा छोटा मैं शॉर्टकट मार रहा हूं। आप इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऐसे ही याद करना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बट इसमें बहुत सारे पॉइंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलोड, डिपार्चर्स बताओ। अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड, कंसिस्टेंटली, रीजनेबल, ट्रू एंड फेयर व्यू बताता है, प्रोविजंस बराबर किए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एकदम एडिक्वेटली मेंटेन किए, क्या बोलते हैं उसको, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट भी हमने किया है, और प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और इरेगुलरिटी के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारा इंटरनल कंट्रोल बड़ा स्ट्रांग है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मैं बोला ना मैं याद करा दूंगा, तुमको टेंशन लेने की जरूरत, ये याद हो जाएगा। बाय द टाइम वी आर डन विद दिस 6 पॉइंट्स, यू विल ऑलरेडी बी ये पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे, इधर दिमाग में रहेंगे तुम्हारे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, 3 तो याद हो गए, 50% तो आपको याद हो गया बिना कोई एफर्ट किए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, द डायरेक्टर्स हैड प्रिपेयर्ड द एनुअल अकाउंट्स ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। बोले सर जितना भी आपको दिख रहा है ना, वो सब गोइंग कंसर्न बेसिस पे हम लोग बना रहे हैं, यानी कि हमारा कोई इंटेंशन या प्लान नहीं है टू परमानेंटली स्विच ऑफ द बिजनेस और परमानेंटली एंड द बिजनेस। सो आप जितना भी देख रहे हो गोइंग कंसर्न बेसिस पे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, गोइंग कंसर्न बेसिस। नेक्स्ट कम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट,
the directors, in case of listed company, had laid down internal financial controls to be followed by the company, and that such internal financial controls are adequate and are operating effectively as well. सर ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या होते हैं और इसका आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं क्या? तो लिखेंगे एडिक्वेट एंड एफिशिएंट IFC, यानी कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स. सर से फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कुछ परचेस करना है, कोई भी आइटम अगर आपको परचेस करना है, तो क्या आप डायरेक्टली कोई भी, मैं अगर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हूं, क्या मैं डायरेक्टली किसी को फोन करके गुड्स मंगवा सकता हूं? आपको लगता है हेलो, अरे मैं ये कंपनी से बोल रहा हूं इतना माल भेज दे, ऐसा होता होगा? नहीं. कैसा होता है फिर? सर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हो, आपको एक रिक्वायरमेंट रेज करना पड़ता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास. प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट अपने वेंडर्स को रिक्वायरमेंट भेजता है और साथ ही साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी रिक्वायरमेंट भेजता है. आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट, वेंडर वो प्रोडक्ट भेजता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को. प्रोडक्ट आने के बाद प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट क्वालिटी चेक करके फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताता है कि प्रोडक्ट मिल चुका है, पेमेंट कर दो. प्रोडक्ट मिलने की गारंटी के बाद फाइनेंशियल डिपार्टमेंट वो वेंडर को पेमेंट करता है और इधर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जिसने माल ले लिया है अंदर, वो ये माल लेने के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को माल सेंड करता है. तो ये नहीं मत सोचना कभी कि आपको, आप इतने बड़े कंपनी में हो, आपको सडनली कुछ लगता है तो आप मार्केट में गए खरीद के ले आए ना. दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क. देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज एन इंटरनल फ्लो ऑफ प्रोसेस. Anything and everything that you have to do, you should do it according to the standard operating procedure of the company. आपको किसी एम्प्लॉय को हायर करना है, निकालना है, प्रोडक्ट खरीदना है, प्रोडक्ट बेचना है, एडवर्टीजमेंट करना है, मार्केटिंग करना है, आपको रिसर्च करना है, आपको दुनिया में कंपनी के अंदर कुछ भी करना होगा ना, आंखें बंद करके रैंडमली कॉमन सेंस मत लगाना. फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विच आर सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट. ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को भी कवर करते हैं. अगर हमारी कंपनी ने कुछ परचेस किया तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास आता है, एक बंदा बैठा रहता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो डेली अकाउंटिंग करता है, पर उसके अकाउंटिंग करते ही सारा चीज सिस्टम में नहीं जाता. आपको ये चीज समझनी पड़ेगी. अगर कल को आप अकाउंट्स एसोसिएट करके अगर किसी कंपनी में जाते हो, आपको बोलेंगे ये लो सर फाइल, ये ले मैंने परचेस किया है, ये डॉक्यूमेंट है, ये इनवॉइस है, चलो अकाउंटिंग मारो. आप बैठ के दिन भर खटाखट 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 अकाउंटिंग करते हो, आपका अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं जा रहा है, वो सिर्फ पार्क हो रहा है. पार्क. आपका जो बॉस है ना, बॉस आपका जो हेड होगा, वो एक एक ट्रांजैक्शन को अप्रूव करता है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होता है सिस्टम में. समझ में आ रहा है क्या? याद है सीए फाउंडेशन में आपने मेमोरेंडम पढ़ा था, सर्कुलर पढ़े थे कंपनी में? याद है मेमोरेंडम में आपने बोला था कि एक एम्प्लॉय को फर्नीचर खरीदना था, उसने दूसरे एम्प्लॉय को बोला, इस एम्प्लॉय ने उसको मेमोरेंडम लिख के रिमाइंडर डाला कि यस आपने जो फर्नीचर मुझे बोला था, मैंने शिव शक्ति फर्नीचर डिपो में ऑर्डर प्लेस कर दिया है, वो अगले 10 दिन में डिलीवर करने वाला है. पहले चेयर्स आएगी, फिर टेबल्स आएंगे, और जैसे ही आएंगे मैं आपको डिलीवर करवाऊंगा. ये क्यों हो रहा है? जिसको जरूरत थी उसने डायरेक्टली क्यों नहीं परचेस किया शिव शक्ति डेपो से? बिकॉज ही इज नॉट ऑथोराइज टू बाय. ये उसका यहां पर एक इंटरनल कंट्रोल है कि आपको कोई चीज चाहिए तो आंखें बंद करके कंपनी का पैसा पप्पा का पैसा समझ के उड़ाओ मत. पहले आप अपने बॉस को बोलो, वो रिक्वायरमेंट रेस करेंगे अगर उनको जरूरी लगेगा. वो रिक्वायरमेंट का अगर हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास बजट रहेगा तो हम कंसिडर करेंगे, वरना बिना चेयर के खड़े रहो. फाइनेंस डिपार्टमेंट जब उसके पास सही में पैसा रहेगा तब वो ऑर्डर प्लेस करेंगे और तब वो माल आएगा, फिर हम पेमेंट करेंगे. ये सब प्रोसेस है. तो लॉ कहता है कि आपके पास, हम डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि हमारे पास एडिक्वेट एंड एफिशिएंट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है. कोई भी व्यक्ति चीटिंग नहीं कर सकता. और एक मेकर और चेकर का कंसेप्ट होता है, अगर मैं किसी से माल परचेस कर रहा हूं तो पेमेंट करने का अधिकार मेरे पास नहीं होना चाहिए. इफ आई एम एलिजिबल टू परचेस गुड्स,
पेमेंट का अधिकार किसी और एम्प्लॉय के पास होना चाहिए, वरना मैं फेक परचेसेस दिखाऊंगा और रियल पेमेंट करूंगा किसी अपने रिलेटिव को और कंपनी का पैसा चुरा के भाग जाऊंगा। तो ये सब ना हो, इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग एंड एडिक्वेट, स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स चाहिए। पंगा क्या है ना सर, दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ये भी जरूरी है सर। क्यों? आप जब सीए इंटर ईआईएस पढ़ोगे ना मुझसे, मैं ईआईएस का क्लास भी लॉन्च करना बाय द वे, जब मैं इंटरमीडिएट में आपको पढ़ाऊंगा ईआईएस, मतलब अदर सेकंड ग्रुप में आपको बताऊंगा, कई बार कंट्रोल्स होते हैं मगर वो इफेक्टिवली काम नहीं करते। मतलब मैंने से फॉर एग्जांपल, मैंने अपने अंडर तनु को अपॉइंट किया है एज एन अकाउंटेंट। तनु को मैंने बोला तनु आप ही अकाउंटिंग एंट्री करोगे, मैं चेक करूंगा आपकी एंट्री करेक्ट है, सारा सब कुछ सही है, तब मैं उसको अप्रूव करूंगा। तो उसने बोली ओके। अब तनु बेचारी आ गई सुबह 10 बजे, उसने सुबह 10 से लेके शाम 6 बजे तक 150 एंट्रीज कर दी। अब मैं उसका बॉस हूं, मुझे आ गई आलस और मुझे जाना था कहीं बाहर। अब मैंने क्या किया, शांति से सुन लो, मैंने तनु को बोला तनु ये लो मेरा आईडी पासवर्ड, मेरा लॉगिन आप आपके कंप्यूटर पे कर लो और जितने भी एंट्रीज आज आपने की है सबको अप्रूवल 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 कर दो, या सबको खुद एक एक करके अप्रूव कर दो, चेक करना अप्रूव कर लेना। अब तनु ने सोचा यार मैंने ही एंट्री मारी है, मैंने तो करेक्ट मारी है, 6 बज गए, मेरे को भी घर जाना है, इतना काम नहीं करूंगी मैं, और मेरा भी काम करूं और ये इनका भी काम करूं, बॉस का पगार तो वो लेंगे, काम मेरे से करा रहे, गलत बात है। तनु ने बिना देखे अप्रूव ऑल कर दिया और कुछ गलत एंट्रीज जो तनु से हो गई थी वो सिस्टम में चली गई। यहां पंगा क्या हो गया, यहां पंगा क्या हो गया, आपके कंपनी में एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल थे बट दे वेर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। मैंने अपना आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए था, मैंने कर दिया, मतलब कि मैंने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की पूरी अम्मा कर दी, पूरी उसकी पूरा कचरा हो गया। तो सिर्फ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होना इज सफिशिएंट नॉट सफिशिएंट, उनका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी हमको बताओ। तो आप यहां पे वो भी बताओगे, आप अगर ये लाइन ध्यान से पढ़ोगे ना आपको रियलाइज होगा, बोलते हैं द डायरेक्टर्स इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज हैड लेड डाउन internal financial controls to be followed by the company and such internal financial controls are adequate and were operating effectively as well। बोले एडिक्वेट भी है और इफेक्टिवली भी काम कर रहे हैं, एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो ये एडिक्वेट है इनफ नहीं है, उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी बताओ कि लोग फॉलो भी कर रहे हैं या लोग ऐसे ही कर रहे हैं, इसको आईडी पासवर्ड भेज दिया, अरे जान दे या छोड़ दे, ऐसे तो नहीं हो रहा कहीं। Here the term internal financial controls means policies and procedures adopted by the company for ensuring orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, safeguarding of its asset, and prevention and detection of fraud and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial statement। तो ये जो एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल अगर इफेक्टिवली काम करे तो आपके कंपनी में असेट सेफ रहेगी, आपकी कंपनी में फ्रॉड नहीं होंगे, आपकी कंपनी में एरर्स नहीं होंगे, आपकी कंपनी एक्यूरेट डेटा बनाएगी, कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगी और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट बनेगा, टाइम पे बनेगा, प्रोवाइडेड एडिक्वेट आईएफसीज होने चाहिए और उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, द डायरेक्टर्स हैड डिवाइज्ड proper system to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such system were adequate and operating effectively। तो compliance with all laws, compliance with all laws applicable। There are not one, not two, but hundreds of laws applicable to a company when it is working through pan India। आपको शॉप एक्ट से तो लेकर, लेबर लॉ से तो लेकर, कंपनीज एक्ट, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसके अलावा आपके जो
इनकम टैक्स एक्ट, customs, excise, GST laws, import export laws, आरबीआई के रेगुलेशन, सेबी के रेगुलेशंस, आईसीडीआर के रेगुलेशन, आईसीआरए के रेगुलेशन, आपको ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलेशन, कोर्ट के रूल्स, ट्रिब्यूनल के रूल्स, इतनी सारी चीजें फॉलो करनी होती है ना एक कंपनी को, that sometimes it may become burdensome for a company to even calculate how much compliance they have to do. So being a company, do you have in place a system whereby all the compliances are inculcated in that particular system along with their due dates, who is responsible for what, and also to ensure that all the compliances are properly being taken care of. For example, एक compliance calendar बना लिया कि 1 तारीख को ये लॉ का ये फॉर्म भरना रहता है, 2 तारीख को इस लॉ का इस एक्ट का इस सेक्शन का ये फॉर्म भरना पड़ता है, 3 तारीख को ये, एक कैलेंडर बना लो पूरे साल का। ये कौन से डेट पे टीडीएस रिटर्न कब फाइल होंगे, जीएसटी के रिटर्न कब फाइल होंगे, क्वार्टरली कब होंगे, एनुअली कब होंगे, सेमी एनुअली कब होंगे, इनकम एक्सपेंडिचर के कब होंगे, जीएसटी के लॉ के और क्या क्या फॉर्म्स है, इनकम टैक्स के क्या क्या फॉर्म है, कस्टम के फॉर्म्स कब जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के फॉर्म्स कब जाते हैं, उसके अलावा लेबर लॉज के कब जाते हैं, उसके अलावा आप जितने भी लॉज आपको अवेलेबल है, एप्लीकेबल है, उन सबका एक कैलेंडर बनाओ, उन सबके ड्यू डेट्स और हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट ये भी बनाओ। And there should also be a person to overlook that all the compliances are properly been taken care of. सही डेट पे, कहीं कंपनी को बहुत ज्यादा डिले का पेनल्टी तो नहीं भरना पड़ रहा। देखो भाई, अगर आप टाइम पे आईटीआर या टाइम पे चीजें नहीं भरोगे तो उसकी पेनल्टी लगती जाएगी और उसका पेनल्टी का ह्यूज कॉस्ट रहेगा, और ये पेनल्टी आपको नहीं लग रही, आप तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, आपका तो जिम्मेदारी था ये करना, बट पेनल्टी किसकी जेब से जा रही है? मेंबर्स की जेब से। तो क्या फायदा हो गया मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पालकर? मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूं, आपको मैं सैलरी दे रहा हूं, और आप कंप्लायंस तक ढंग से नहीं कर पा रहे। तो मुझे कंप्लायंस का भी एकदम प्रॉपर एप्लीकेबल फ्लो चाहिए। मुझे बताओ कब कहां कैसे कौन कंप्लाई कर रहा है, किस चीज से कंप्लाई कर रहा है, और उसका क्या इंटरनल कंट्रोल है वो भी बताओ। तो ये 6 चीजें आपको डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में डालनी है। सर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, गोइंग कंसर्न, आईएफसी कंप्लायंस, accounting standard, accounting policy, accounting record, going concern, IFC compliance, accounting standard, accounting policy, accounting record, going concern, IFC compliances, accounting standard, accounting policy, accounting record, going concern, IFC compliances, accounting standard, accounting policy, accounting records, going concern, IFC compliance। देखो याद हो रहा है क्या? मैं फिर से याद दिला दूं, ये सेक्शन 134 सब सेक्शन 3 का पार्ट नहीं है। मैंने बीच में उठकर आपको एक नया सबसेक्शन पढ़ा दिया है, सेक्शन 134 सबसेक्शन 5। ये इसलिए पढ़ा है बिकॉज सब सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी के अंदर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। ये जो 6 पॉइंट्स है ना, ये भी बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट है, बोर्ड रिपोर्ट में आपको डालना पड़ता है। इज दिस पॉइंट अंडरस्टूड? वेंकटेश आप स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कर दो, डोंट वरी, इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। मैंने अभी तक क्या पढ़ा है मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूं, रुको 1 मिनट रुको आप, मैं आपको अभी बताता हूं मैंने क्या पढ़ा है। एकदम 100% लॉजिक आ जाएगा एक ही सेंटेंस में। मैं बता रहा हूं, जिस तरह कंपनी का ऑडिट करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट बनता है, उसी तरह कंपनी के पूरे साल होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या क्या काम किया उसका बोर्ड रिपोर्ट बनता है। तो अगर आपने एनुअल रिटर्न बनाया है तो मुझे वेबसाइट एड्रेस बता दो कहां पे अपलोडेड है। अगर आपने बोर्ड मीटिंग ली है तो बताओ कितनी बार बोर्ड मीटिंग ली है। तो सिंपली मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं कि ये जो बोर्ड रिपोर्ट होता है उसमें क्या क्या आता है, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ा रहा हूं। तो पहला पॉइंट था वेब एड्रेस ऑफ एनुअल रिटर्न, दूसरा पॉइंट था नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग सेल्स, और तीसरा पॉइंट था डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट की डायरेक्टर की खुद की क्या क्या जिम्मेदारी होती है वो आप बताओ कि आप बराबर कर रहे हो कि नहीं। और डायरेक्टर की 6 जिम्मेदारी होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, गोइंग कंसर्न, आईएफसी कंप्लायंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, गोइंग कंसर्न, आईएफसी कंप्लायंस। ये 6 पॉइंट्स क्या है ये आप ये क्लास बाद में आकर देख लेना, बस ये 6 पॉइंट उसके अंदर आते हैं, इतना समझ लो। इसके बाद की जो सारे पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर डी ई ई एफ, ये सारे इंडिविजुअल अपने अपने सेपरेट पॉइंट है जिसमें आपको पुराना नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है, तो आप वहां से कंटिन्यू करो लाइव क्लास। सिर्फ ये 6 पॉइंट आप बाद में कंटिन्यू कर लेना। सबको तो याद हो गया।
हीरल को याद हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या अब आप लोग को डीआरएस में कॉन्फिडेंस आ रहा है? जिन लोगों ने स्टार्टिंग से देखा है, क्या आपको डीआरएस में कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी? क्या आप अगर आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, क्या आप ये 6 पॉइंट्स लिख पाओगे 4 मार्क के लिए? जिन लोगों ने देखा उनको पूछ रहा हूं, वेंकटेश आप इसको ये पार्ट बाद में देखेंगे। वाह अर्पित वाह। ए क्यूब जीक, वेरी गुड, परफेक्ट, ओके। सर ये तो तीसरा ही पॉइंट हुआ, अभी अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत बाकी है। अब मैं ऊपर फिर से आपको लेकर जाना चाहता हूं वापस से बोर्ड रिपोर्ट पे। तो बोर्ड रिपोर्ट में पहला पॉइंट था एनुअल रिटर्न, कहां पे अपलोडेड है बताओ, कितनी बार आपने बोर्ड मीटिंग ली साल में बताओ, और आपका डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जिसके अंदर आता है एनुअल रिटर्न, अरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, गोइंग कंसर्न, आईएफसी कंप्लायंस, ये 6 पॉइंट्स आते हैं। फिर आता है पॉइंट नंबर सी ए, ये पॉइंट नंबर सी का ही एक और आगे का एडिशन है, डी नहीं है, इसलिए मैंने एबीसीडी एबीसी कर रहा हूं। पॉइंट नंबर सी ए में क्या आता है देखेंगे, details in respect of frauds reported by auditor under subsection 12 of section 143, ये आपके सिलेबस में, मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, एंड अदर देन दोज विच आर रिपोर्टेबल टू सीजी। अब क्या है ना, मैं आपको अब बताता हूं, इस पॉइंट ऑनवर्ड्स, दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, everything that you are going to study is something that you have not studied। मैं आपको दिल पे हाथ रख के कसम खाता हूं, मैं आपको बता रहा हूं ये चीज जो मैं मन से समझता हूं। इंस्टीट्यूट ने ये 3 चैप्टर्स, चलो डिविडेंड का मेरे को बुरा नहीं लगा, इंस्टीट्यूट ने कंपनीज अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये 2 चैप्टर्स कभी भी सीए फाइनल से सीए इंटर में नहीं लाने चाहिए थे, बिकॉज इसके बाद की चीजें एक्सप्लेन करना मेरे लिए एक डिजास्टर हो जाएगा। अभी ऐसा लगेगा कि मैं बंद दिमाग में गोलियां मार रहा हूं या उल्टे गड़े पे पानी डाल रहा हूं। जब आप लोगों को मैंने 143 पढ़ाया नहीं, 149 पढ़ाया नहीं, 178 पढ़ाया नहीं, देन हाउ एम आई सपोज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इसमें ये लिखना है? एंड दैट इज द रीजन आई फील दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू मच क्वेश्चंस ऑन दिस। हालांकि सीए फाइनल लेवल पे इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, बिकॉज दिस पॉइंट, दिस बोर्ड रिपोर्ट वाज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड इन द एंटायर फाइनल सिलेबस। खैर, मैं मेरे तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आप लोगों को मैं बोलूंगा कभी भी व्हेन इन डाउट गो टू mca.gov.in, 150 बार क्लिक करो लेकिन एक बार वो ओपन होगा और ये सारे सेक्शंस को वहां पे जाकर एक ब्रीफ में आप पढ़ सकते हो। मैं बताना चाहता हूं सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, मुझे बड़ी खुशी हो रही बताकर कि ये आपके सिलेबस में है, तो ये मैं पढ़ाऊंगा और आपको समझेगा। इसके बाद की आपको इमेजिन करने दोस्तों, व्हेन एन ऑडिटर कम्स फॉर द ऑडिट ऑफ अ कंपनी, कई बार ऑडिट करते करते आपको फ्रॉड नजर आ जाता है, फ्रॉड पकड़ा जाता है। फ्रॉड अमाउंट एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड दिया आपको 143.12 में, उस अमाउंट से ज्यादा का हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट बताने का है, लेकिन अगर उस अमाउंट से कम का फ्रॉड है तो लॉ बोलता है कि ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप इतना छोटा मोटा फ्रॉड है तो आप बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने बोर्ड रिपोर्ट में इस फ्रॉड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। और वही हो रहा है यहां पर 143(3)(CA में, यहां पे बोला है कि अगर आपकी कंपनी के ऑडिटर ने आपको किसी भी फ्रॉड के बारे में जानकारी दी है, ऐसा फ्रॉड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं गया, बिकॉज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया तो उसका तो ऑल टुगेदर रूल्स है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वो तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन अगर कोई बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं गई है, बिकॉज छोटा मोटा फ्रॉड है, तो भी आपका जिम्मेदारी है कि आप अपने मेंबर्स को बताएं, क्योंकि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, आपकी जवाबदारी थी कि फ्रॉड ना हो। और आपके रहते अगर फ्रॉड हो गया है तो आप बताओ, अपने सारे मेंबर्स को, स्टेक होल्डर्स को बताओ कि हमारे कंपनी में फ्रॉड हुआ है और इसने किया है, क्या फ्रॉड किया है, कितने अमाउंट का किया है, एंड व्हाट इज द करेक्टिव एक्शन टेकन बाय द कंपनी अगेंस्ट दैट डिफॉल्टर, वो भी सब चीजें बताओ।
So details in respect of frauds reported by the auditor under 143(12) other than those which are reportable to CG. I hope आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. Fraud reported by auditor. क्या होता है मैं आपको प्रोसेस बताता हूं. जब ऑडिटर को फ्रॉड मिलता है तो अगर वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, आपको लग रहा है, ऑडिटर को लग रहा है खुद डायरेक्टर्स मिले इस फ्रॉड में, तो मेरे को बताओ जो लोग आदमी फ्रॉड कर रहा है उसी को तुम जाके बताओगे क्या अरे तूने फ्रॉड किया? वो बोलेगा, वो तो तुमको गोली मार देगा. वो बोलेगा जो उखाड़ना उखाड़. तो एक बड़ा अमाउंट का अगर फ्रॉड होता है तो लॉ ने बोला ऑडिटर को कि तू सुन, डायरेक्ट मेरे को बता, मैं देखता हूं इनका क्या करना है. तो ऑडिटर्स जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देते हैं. उसका पूरा प्रोसेस है, आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, वो भी लर्न करवा दूंगा मैं आपको. लेकिन अगर छोटा मोटा चिल्लर चालर फ्रॉड है तो आप क्या करोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताओगे कि देखो ये फ्रॉड हुआ है आपके इसमें, ये कैशियर 20,000 रुपए लेके भाग गया है, ये फ्रॉड है. उसके अगेंस्ट में आपका क्या जवाब है बताओ. अब हो सकता है कि फ्रॉड के बारे में डायरेक्टर्स को ऑलरेडी पता हो सकता है फ्रॉड के बारे में डायरेक्टर्स को ना पता हो. अगर फ्रॉड के बारे में ऑडिटर्स को ऑलरेडी डायरेक्टर्स को पता है तो डायरेक्टर तुरंत रिप्लाई करेंगे कि सर वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस फ्रॉड, हमने उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर ली है, वी आर ट्राइंग टू गेट द मनी बैक. उसने पुलिस ने उनको इंक्वायर कर लिया, हमारा केस चल रहा है एंड वेरी वेरी सुन वी विल गेट अवर मनी बैक. दूसरा सीन हो सकता है कि बोर्ड को पता ही नहीं है. अगर बोर्ड को पता नहीं है तो यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जवाब देना होगा कि इट हैज कम टू अवर नॉलेज, हमारे कंपनी के ऑडिटर ने हमको पॉइंट आउट करके बताया है कि हमारे कंपनी में एक आदमी ने फ्रॉड किया है, हमें अभी अभी उसके बारे में जानकारी मिली है, तो भी हमने उस आदमी के ऊपर आपने क्या करेक्टिव एक्शन लिया, वो फ्रॉड वापस दोबारा ना हो उसके लिए आपने क्या स्टेप्स लिए, जो आदमी फ्रॉड करके भागा है क्या उसके ऊपर आपने कुछ लीगल एक्शन लिया क्या. ये सारी चीजें आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड रिपोर्ट में लिखनी पड़ती है, जो पूरा देश पूरी दुनिया पढ़ती है. अरे इनका फ्रॉड हो गया, अच्छा ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ, अच्छा इन लोगों ने ये एक्शन लिए, ये अब सबके पास जाती है इंफॉर्मेशन. ठीक है. फिर आता है स्टेटमेंट ऑन डिक्लेरेशन गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149, दैट इज कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन रिलेशन टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. ओके, अब आपका सीए फाइनल का जर्नी शुरू हो गया. डिक्लेरेशन बाय, एक लाइन छोड़ा, एक लाइन छोड़ा ना, डिक्लेरेशंस बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अब बात क्या है, कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी में बैठ के फ्रॉड कर रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, किसी को बाहर वाले लोगों को समझ में आ नहीं रहा था, बिकॉज ऐसा कोई बंदा नहीं था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जिन पे आप भरोसा कर सको कि ये खुद के प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा होगा, कंपनी के लिए काम कर रहा होगा. और जब ऐसे व्हाइट कॉलर क्राइम बहुत ज्यादा आने लगे, जैसे सत्यम का केस हुआ जहां पर कंपनी के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनिपुलेट किया गया था, तो गवर्नमेंट को लगा यार साला देखने के लिए कोई है नहीं यार हमारे पास. अगर किसी कंपनी में पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठ के किसी को चीट कर रहा होगा, हमारे पास पकड़ने के लिए कोई नहीं है. एक ऐसा इंसान बोर्ड में नहीं है जिसके ऊपर आंखें बंद करके आप ट्रस्ट कर सको कि ये बंदा खुद के प्रॉफिट के लिए कंपनी के लिए काम कर रहा होगा, मेंबर्स के लिए काम कर रहा होगा, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा होगा. तो ये सब चीजों से परेशान होकर एक नया कंसेप्ट हमारे देश में लेकर आए, और उस कंसेप्ट को कहा जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ये आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या करते हैं ना, इन लोगों का कंपनी में 1 रुपए का भी शेयर नहीं होता. सुनो, दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट इवन द मतलब उनका कोई कंट्रोल, मतलब ना वो कंपनी से कुछ माल खरीदते हैं, ना माल बेचते हैं, ना कंपनी के पहले एम्प्लॉयज थे, ना कंपनी के अब एम्प्लॉयज है, ना कंपनी से उनको कंपनी से कुछ नहीं मिलता, उनका कंपनी में कुछ नहीं रहता. वो एक थर्ड पार्टी की तरह डायरेक्टर रहते हैं. कंपनी बहुत प्रॉफिट में गई तो इनको कोई फायदा नहीं होता, कंपनी बहुत नुकसान में गई इनको कोई नुकसान नहीं होता. ये लोग सैलरी पे बैठे रहते हैं, इनको सिटिंग फीस मिलती रहती है, हर बोर्ड मीटिंग में इनको 1-1 लाख रुपए तक का एक मीटिंग अटेंड करने का पैसा मिलता है इनको. और
अब लॉ ने इन्हें मैंडेटरी कर दिया है। लॉ ने कहा है कि अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो 2/3 ऑफ योर डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इफ यू आर अ लिस्टेड कंपनी, आपके 3 में से 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या, आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा। अभी आप बहुत छोटे हो, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी कंपनी है, 12 लोगों का अगर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, अगर आपका 12 लोगों का टीम है, आपको समझ में आ रहा है 12 में से 8 लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं। इनफैक्ट वन थर्ड हुआ था। एक मिनट मेरे को चेक करने दो, मैं जस्ट सिंपली 1 सेकंड में घूम के आता हूं, घूम के आ रहा हूं। अब अपने को आना ही है। देखो, मेरे को आपको चीजें दिखानी ही है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये सारी अब आपको बोला है तो आपके इसमें है, तो मेरे को पढ़ाना ही पड़ेगा ना, मेरे पास है नहीं प्रॉब्लम। हाँ सॉरी सॉरी, 1/3 है, गलत बोल दिया मैं, 2/3। वेट वेट, हाँ गलत, मैं वही, मेरे को क्लिक हुआ 1/3 था, मेरे को बाद में क्लिक हुआ वो फाइनल केस में था ना। फाइनल को अभी काफी टाइम हो गया, फिर भी मेरे को याद है, वही बहुत है। तो बोलता है दैट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट। अब यानी कि आपके 12 में से 4 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट रहेंगे। 12 में से 4 यानी कि 8 डायरेक्टर्स अगर आपके हैं, तो 4 ऐसे डायरेक्टर्स रहेंगे जिनका कंपनी में कोई लेन देन नहीं, वो सिर्फ बाकी के डायरेक्टर्स पे नजर रखने के लिए बैठे होते। इमेजिन। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अगर आप अपॉइंट करेंगे, तो आप तो जानबूझ के ऐसे इंसान को अपॉइंट करेंगे जो आपका भाई है, दोस्त है, रिलेटिव है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एक बेंच है, एक ग्रुप है, जो रजिस्टर करना पड़ता है आपको गवर्नमेंट के पास। और व्हेन यू गेट रजिस्टर्ड एज एन एलिजिबल फॉर बिकमिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंपनी डिसाइड नहीं करती, कंपनी को वो वहां पर जाकर बताना पड़ता है, और वहां से अलॉट होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंपनी को। और कंपनी सिलेक्ट भी करना चाहे तो उनको लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्टर्स में से सिलेक्ट करना पड़ता है। अपने किसी पापा के, चाचा के, दाना के बेटे को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती है, वो मैं आपको फाइनल में बताऊंगा। सर लेकिन क्या भरोसा है, चलो आपने कह दिया, मैं मान लिया। अभी आप जो बोल रहे हो हमको अज्यूम करना है, क्योंकि आप ये अभी तो नहीं पढ़ाओगे, फाइनल में पढ़ाओगे। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैंने चलो मान लिया कि एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल है, उनमें से आपको किसी 2 लोगों को या 4 लोगों को आपको अपने कंपनी में अपॉइंट करना है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर क्या सबूत है कि उनका और आपका ऑलरेडी रिलेशन ना हो सकता है वो आपके साथ कुछ बिजनेस कर रहे हो सकता है आपका उनका कुछ संबंध हो। तो बेटा यहां पर पॉइंट नंबर डी काम आता है। गवर्नमेंट कहता है कि जो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने वाला है, बनने आया है, उसके लिए मैंडेटरी है कि वो एक डिक्लेरेशन दे टू द कंपनी दैट ही हैज नो रिलेशन विद द कंपनी, neither he is an employee nor he is working with the company as an external person. He is not getting any income from the company. He is not holding any shares of the company. देखो अगर शेयर्स भी रहे ना, तो लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं कि नहीं यार ये नहीं करता, शेयर गिर जाएंगे, मेरा नुकसान हो जाएगा। आप कंपनी के शेयर भी नहीं होल्ड कर सकते, आप टोटली इंडिपेंडेंट। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी चले बंद हो जाए, आप वहां पर लोगों का जीना हराम करने के लिए जा रहे हो। आप बाकी डायरेक्टर्स पे वॉच करने जा रहे हो कि ये डायरेक्टर ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो जो डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स देते हैं ना, वो डिक्लेरेशन आप बोर्ड रिपोर्ट में सारे स्टेक होल्डर्स को बताओ, ताकि सभी लोगों को भरोसा हो कि इस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जेन्युइनली इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि बस अरे तो डायरेक्टर के पापा थे, डायरेक्टर ने अपने पापा को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना लिया। अब अगर आपके अपने पापा को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाओगे, क्या इंडिपेंडेंस है तुम्हारा? जीरो इंडिपेंडेंस है। इट इज नॉट इवन अलाउड। मैं जब आपको फाइनल में पढ़ाऊंगा ना, आपको रियलाइज होगा, इट इज नॉट इवन अलाउड टू, अपने रिलेटिव को आप रख भी नहीं सकते, भले ही वो लिस्टेड हो तो भी आप नहीं रख सकते। तो ये अपना जो डिक्लेरेशन आपने किया है ना कि सर मैं 100% इंडिपेंडेंट हूं, मेरा कंपनी से कोई रिश्ता नहीं है, ये आपको बोर्ड रिपोर्ट के अंदर देना है सभी स्टेक होल्डर्स को। ये पॉइंट समझा क्या? ये सेक्शन 149 आपके सिलेबस के बाहर का पॉइंट है, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट आगे आने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर्ड।
नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया. In case a company covered under subsection 1 of section 170 यानी कि nomination and remuneration committee or stakeholder relationship committee, then company's policy on directors appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of directors and other matters provided under subsection 3 of section 178. Note that the above clause E shall not apply in case of government company. अब क्या होता है ना, कंपनी में सेक्शन नंबर 178 बोलता है देयर हैज टू बी अ नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी. ये कमिटी डिसाइड करती है कि हमारे कंपनी का डायरेक्टर कौन बनेगा, उसे हम कितना पैसा देंगे, हमारे कंपनी में शेयर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी बनेगी नहीं बनेगी, कौन उसको चलाएगा, कंपनी के डायरेक्टर्स का इंडिपेंडेंस है या नहीं है, कंपनी के डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन ज्यादा तो नहीं जा रहा, किसी को डायरेक्टर रखा है वो क्वालिफाइड है कि अनक्वालिफाइड है, उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या है, वो क्या काम अच्छा करता है क्या काम अच्छा नहीं करता, उसका नॉलेज कितना है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसको पगार कितना है, ये सारे डिटेल्स देखने का काम एनआरसी का है, दैट इज नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी. और स्टेक होल्डर्स यानी कि आपके मेंबर्स को अगर कोई कंपनी से दिक्कत है तो वो सॉल्व करने का काम है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी का. तो अगर आपके कंपनी में एनआरसी और एसआरसी है, अगर आपकी कंपनी में है, तो आप हमको बताइए व्हाट इज योर पॉलिसी ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर एंड व्हाट आर द अदर और अदर मैटर्स भी बताइए, जैसे कि डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है या नहीं है, उसके क्वालिफिकेशन क्या है, उसका अभी तक का पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स क्या है, वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं. बेसिकली एनआरसी को जस्टिफाई करना है व्हाई अ पर्सन वाज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ओवर समवन एल्स. तो अब आप रैंडमली किसी को भी डायरेक्टर नहीं बना सकते, आप जिसको डायरेक्टर बना रहे हो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो कैपेबल है टू बी एक्टिंग एज अ डायरेक्टर. ओके, सो आपको वो भी बताना होगा. डिक्लेरेशन के बाद आता है एनआरसीज एंड एसआरसीज पॉलिसीज. मैं एनआरसी और एसआरसी पॉलिसी लिखता हूं यहां पे. पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस. ये गवर्नमेंट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, तो वो लोग चेक करते हैं किसको क्या बनाना है. सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, स्टेट गवर्नमेंट रहती है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं. एक बार आप लोग साथ ब साथ ये भी देखते चलो कि कोई थक जाता हूँ यार ये सब पढ़ाने में. सही है सब. आ नेक्स्ट पॉइंट, पानी पीने दो. हाँ, explanations or comments by the board on every qualification, reservation or adverse remark or disclaimer made. आप में से कितने लोगों ने ऑडिट पढ़ना स्टार्ट कर दिया ग्रुप 2 का? अगर आपने कर दिया ऑडिट पढ़ना स्टार्ट तो आपको ये सारे वर्ड्स आपको पता होंगे, क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशंस और एडवर्स रिमार्क. ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं. जब आप लोग अपने कंपनी का ऑडिट करवाते हो तो आप अपने साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर को देते हो, वो अपना पूरा टीम लेके कंपनी में आता है और दिन रात बैठ के आपके कंपनी के हर एक चीज का ऑडिट करता है. अब क्या होता है ना, ऑडिट करने के बाद वो अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, तो ऑडिट रिपोर्ट कई तरह की बन सकती है. जैसे एक बन सकती है क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, एक बन सकती है अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट. अगर आपका दुनिया जिंदगी में आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, पूरे कंप्लायंस सब कुछ अगर आपका एकदम परफेक्ट है, अच्छा है, तो आपको अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट मिलती है. ऑडिटर बोलता है कि मुझे आप इस कंपनी से कोई दिक्कत आपत्ति नहीं, ये कंपनी परफेक्ट काम कर रही है. लेकिन अगर ऑडिटर को कुछ गलतियां मिलती है, कुछ फ्रॉड मिलता है, तो वो क्वालिफिकेशन दे सकता है कि सर आई वांट टू क्वालिफाई दिस पॉइंट्स, कि ये यहां पर कंपनी में फ्रॉड है,
कि यहाँ पे कंपनी का डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, ये यहाँ पे कंपनी में कुछ गड़बड़ है, तो उसके कहते हैं क्वालिफिकेशंस। कभी कभी गड़बड़ इतनी बड़ी होती है कि कुछ, से फॉर एग्जांपल कंपनी के बुक्स गायब है, कुछ रिकॉर्ड्स मिसिंग है। अगर कंपनी के कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ असेट्स अगर गायब है, कुछ मिसिंग है, तो ऑडिटर बोलेगा भाई मैं तो हाथ खड़े कर रहा हूं, भगवान भाई मैं कुछ नहीं बता सकता इस कंपनी के बारे में, आई रिजर्व माई कमेंट, आई डोंट गिव माई कमेंट ऑन दिस। Even though you have hired me, you are paying me for my opinion, I am sorry, I cannot give my opinion on this company's financial statement, which is a very 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 adverse remark. Why? वो बोल रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ नहीं बोल सकता बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट मिसिंग है। मैं यहां पर देख रहा हूं इसने बुक्स में एंट्री करके रखी है, और जब मैं उसके नीचे के डॉक्यूमेंट देखने जा रहा हूं, डॉक्यूमेंट गायब है, कोई फाइल नहीं है, कोई फोल्डर नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो भाई सॉरी, मैं अंधा विश्वास नहीं कर सकता, आई रिजर्व माई कमेंट, आई एम नॉट चेकिंग एंड कमेंटिंग दिस पर्टिकुलर बिजनेस ऑफ दिस कंपनी। वाई? बिकॉज देर आर रिकॉर्ड्स आर मिसिंग। और अगर कंपनी में बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर कंपनी में बड़े बड़े फ्रॉड निकल के आ रहे हैं, बड़े बड़े अकाउंट्स मिसिंग है, बहुत लोग जॉब छोड़ के भाग गए, कोई पैसा लेके भाग गया, कंपनी एकदम बर्बाद हुए जा रही है, ऑडिटर कैन गिव एडवर्स रिमार्क एज वेल। Auditor will give disclaimer, sorry, this company is ruined, this company is not working, एक भी चीज कंपनी का सही नहीं हो रहा है, ना कंप्लायंस ढंग से है, हजारों फ्रॉड निकल के आ रहे हैं, नो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, चीटिंग करने वाले मेंबर्स, चीटिंग करने वाले एम्प्लॉयज, चीटिंग करने वाले डायरेक्टर्स, ये कंपनी बर्बाद है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना बर्बादी है। इसे कहते हैं एडवर्स रिमार्क या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। सर आप ये सब हमें क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा जब कभी आपके कंपनी के बोर्ड, मतलब अगर आपके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अनक्वालिफाइड अगर ऑडिट रिपोर्ट आ रहा है, तो आपको पंगा लेने की जरूरत, डिस्टर्बेंस की जरूरत नहीं, बिकॉज अनक्वालिफाइड मतलब ऑडिटर आपसे बहुत खुश है कि आपने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया। लेकिन अगर ऑडिटर को आपसे तकलीफ है, और अगर वो कोई क्वालिफिकेशन दे रहा है, या वो कोई रिजर्वेशन दे रहा है, या वो कोई एडवर्स रिमार्क दे रहा है, या वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा है, अगर वो बोल रहा है कि ये आपका काम गंदा है, यहाँ पे आपने फ्रॉड किया है, यहाँ पे तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं क्योंकि डिटेल्स मिसिंग है, इसके बारे में तो मैं आपको रिपोर्ट, मैं आपका ओपिनियन ही नहीं दे रहा हूं, तो आपकी जिम्मेदारी है बोर्ड रिपोर्ट में हर एक क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क और डिस्क्लेमर का जवाब देना। Explain why you have allowed this fraud. Explain why these details are missing. Explain why accounting was not complete. Explain why compliance was not done. You will have to. Board of directors are responsible for all this. Board of directors will have to explain. They will have to comment upon each and every qualification, reservation, adverse remark or disclaimer which is made by the auditor in his report. अब वो चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट डूइंग अकाउंटिंग है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, वो चाहे कंपनी सेक्रेटरी का ऑडिटर है, वो चाहे एनवायरमेंट ऑडिटर है, वो चाहे गवर्नमेंट ऑडिटर है, वो चाहे जो ऑडिटर है, जितने भी ऑडिटर्स के रिपोर्ट है जहां पर आपको क्वालिफिकेशंस आया है, हर एक क्वालिफिकेशन पे आपको अपना जवाब देना है, आपको अपना रीजन देना है, और आपको करेक्टिव एक्शन आप क्या ले रहे हो वो भी बताना। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो जो भी ऑडिटर बता रहा है, जो भी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस अपने सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट में बता रहा है, उन सब पे आप अपना एक्सप्लेनेशन और कमेंट दोगे। लग गया रे में। नेक्स्ट इज
पर्टिकुलर्स ऑफ लोन गारंटीज एंड इन्वेस्टमेंट अंडर 186। अगर आपकी कंपनी ने कभी किसी को लोन दिया है, गारंटी दी है या सिक्योरिटी दी है, जो कि मैं आपको सीए फाइनल में पढ़ाऊंगा बहुत आगे सेक्शन 186, तो कितना लोन दिया, किसको दिया, वो सारी डिटेल बताओ। तो पर्टिकुलर्स ऑफ लोन गारंटी एंड इन्वेस्टमेंट बताओ, लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट बताओ। फिर है पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट्स विद रिलेटेड पार्टीज। तो कॉन्ट्रैक्ट विथ रिलेटेड पार्टी, ये रिलेटेड पार्टी कौन है, क्या है, किसको बोलते हैं, ये सब सेक्शन 188 में दिया है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, फाइनल के सिलेबस में। तो रिलेटेड पार्टी मतलब आपके नज़दीकी जो लोग होंगे, डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स या कंपनी के एसोसिएट, कंपनी सब्सिडियरी, ये सब रिलेटेड पार्टी में आता है। तो आपने क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड पार्टी से किया वो भी बताओ, कि हो सकता है वहाँ कोई फ्रॉड किया हो। आपने किस किस को लोन दिया, कितना गारंटी दिया, कितना इन्वेस्टमेंट दिया, क्या वो लॉ के अंदर दिया, लॉ के बाहर दिया, वो भी सब बताओ। हो गया। GH स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर आए, ये सब इजी है। अब स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर, यहाँ पे आप बताएंगे कि कंपनी कैसे चल रही है, अच्छी है, बुरी है। हाँ, अभी मैंने मुझे बताइए व्हाट इज द परसेंटेज दैट नीड्स टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स। व्हाट इज द परसेंटेज दैट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। फटाक से आंसर दो, चुपचाप बैठे मत रहा करो। हाँ, अमाउंट रिकमेंडेड एज डिविडेंड, यहां पेड नहीं आएगा, रिकमेंडेड एज डिविडेंड। मैंने क्या बोला था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो सिर्फ रिकमेंड करते हैं, इनको अप्रूव कौन करता है, डिक्लेयर कौन करता है, जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से मेंबर्स। तो इसलिए डिविडेंड रिकमेंडेड। अरे यार तुम लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो यार, कहाँ हो तुम लोग। मैंने पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्व दैट इज मैंडेटरी टू बी मेड बाय द कंपनी, कितना परसेंट हर साल में इनकम का कितना परसेंट रिजर्व में डालना जरूरी है। मैंने पढ़ाया तो है अभी आपको लास्ट इसमें डिविडेंड चैप्टर में। तनु बोल रही है 15%, बेटा आप कौन से पुराने बुक ले रहे हो, अर्पित बोल रहा है 25%। मैंने आपको पढ़ाया है दैट इट इज एंटायरली नाउ अप टू द कंपनी टू डिसाइड व्हाट इट इज हैज टू ट्रांसफर टू रिजर्व। आप चाहे 0% करो, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया यार, ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो। अभी लास्ट चैप्टर डिविडेंड चैप्टर में कराया, तुम लोग क्या बात कर रहे हो। ये हीरल बोल रही है 10%। आई एम लिटरली अफ्रेड फॉर यू गाइस। मुश्किल से 4 या 5 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया दैट नाउ इट इज एंटायरली अप टू द कंपनी एज इट में डीम फिट। आपको 1 रुपया करना है, 10 रुपए करना है, 1 लाख करना है, 10 लाख करना है, 20 करोड़ करना है, 500 करोड़ करना है, 1% करना है, 10% करना है, 100% करना है, एंटायरली अप टू द चॉइस ऑफ द कंपनी। नोवेयर इट इज रिटर्न दैट दिस परसेंट इज कंपल्सरी। पहले हुआ करता था, आज से 4-5 साल पहले। आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट गिविंग करेक्ट आंसर्स। मैंने अभी डिविडेंड चैप्टर में आपको पढ़ाया, तो एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। प्लीज रिवाइज, अदरवाइज ये सारी क्लासेस वेस्ट है। प्लीज रिवाइज। तो व्हाट इज द डिविडेंड रिकमेंडेड, material changes and commitments if any affecting the financial position of the company which have occurred between the end of the financial year of the company to which the financial statement relate and the date of report. Can we do one thing, ये आगे के पॉइंट्स क्या हम नेक्स्ट क्लास में करें क्या, बिकॉज मैं अभी थोड़ा टायर्ड हो गया हूँ और मुझे लगता है कि एक साथ में इससे ज़्यादा समझ में नहीं आएगी वरना। कैन वी डू इट इन नेक्स्ट क्लास एंड ऑल्सो या आई थिंक वी शुड डू इट इन नेक्स्ट क्लास। और शाम के क्लास का मैं आपको फिक्स नहीं बोल सकता, बट आई थिंक मैं लेट क्लास चालू करूंगा। और एल्स हम लोग कल फिर से 8 बजे 9:30 बजे मिलेंगे। कल फिर से हम लोग 9:30 बजे मिलेंगे। इफ़ यू गाइज वांट मैं 9 बजे भी आ सकता हूँ, बिकॉज मुझे ये कंप्लीट करना है। बट क्या हो रहा है ना, एक साथ में ज़्यादा नहीं पढ़ सकते वरना वो दिमाग के ऊपर जाएगा। तो चलो 9:30 बजे मिलते हैं कल भी।
है ना, 9:30-10 बजे ही मिलेंगे अपन, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, 9:30 का पकड़ के चलो आप लोग, और हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज शाम का मैं आपको फिक्स बताता हूँ, मुझे टाइम दे देना, मैं आपको फिक्स बता दूंगा, बिकॉज मैं अगर लेट भी हुआ तो मैं करूँगा, ट्राई करूँगा, तो मैं आपको बताता हूँ शाम का, ठीक है? ओके, चलो, थक गया यार मैं, तो अभी मैं चलता हूँ, बट कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।